हेलो प्यारे बच्चों, मैं अशोक सर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉडर्न कॉमर्स बाय अशोक सर। आपके कमेंट के अनुसार मैं बीएसटी मॉडल सेट 1 लेकर के आया हूँ। मैं मॉडल सेट के हर क्वेश्चन का जवाब जो हूँ वो पूरे एक्सप्लेन करते हुए दूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना कि पहले का वीडियो आपको पसंद आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। ऑप्शन जो दिया हुआ है बाबू वो ए कला यानी कि आर्ट्स, बी विज्ञान यानी कि साइंस, सी कला और विज्ञान दोनों, आर्ट्स एंड साइंस बोथ, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो अब इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी कला और विज्ञान, है ना, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। अब क्यों, उसका भी जवाब सुन लेते हैं। बाबू, कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को सुंदर तरीके से करना, यानी कि किसी भी कार्य को विधि पूर्वक करना। तो जिसके अंदर मैनेजमेंट करने का यानी प्रबंध करने का ये कला होगा वही प्रबंध का कार्य कर सकता है। और विज्ञान, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष जोड़ ज्ञान। जब हम किसी चीजों का, किसी के बारे में जब विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे विशेष ज्ञान कहा जाता है। तो यह प्रबंध का कार्य भी वही कर पाएंगे जो प्रबंध का विशेष ज्ञान रखते हैं, है ना। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी कला और विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन है 2, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, द फॉरमोस्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज टू। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कुशल प्रबंध की, यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब ये इसका जवाब सी क्यों होगा, कुशल प्रबंध क्यों होगा? क्योंकि बाबू आपके पास जो ऑप्शन ए दिया हुआ है भौतिक संसाधन की यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज, बाबू आपके पास अगर बहुत बिल्डिंग है, बहुत अच्छे फर्नीचर है, बहुत सब कुछ, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद भी अगर आपके पास अच्छे प्रबंध करने वाले नहीं है, कुशल मैनेजमेंट करने वाले नहीं है, तो वो आपका जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। अब आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है आर्थिक संसाधन की यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बाबू आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। जब चाहे तब आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब इतने कैपिटल का क्या जब आपके पास अच्छे प्रबंध नहीं है, अच्छे मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए सभी संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रबंध यानी कि कुशल प्रबंध। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू जो आपके स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है डी यानी कि 14 सिद्धांत। अगर आप लोग बुक को अगर स्टडी किए होंगे तो उसमें हेनरी फ्योल ने टोटल मैनेजमेंट का यानी प्रबंध का 14 सिद्धांत दिए हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर।
तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। तो चलिए देखते हैं कि 4 है या नहीं ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है वो है ए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। जॉर्ज आर टेरी ने जो 4 कार्य बताए हैं वो है नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, 3 यानी उत्प्रेरण यानी कि एंडोर्समेंट, और लास्ट है 4 यानी नियंत्रण, कंट्रोलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है नियोजन प्रबंध का ... चरण है। प्लानिंग इज द ... स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो अब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि पहला चरण, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो अब क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले हमें प्लानिंग ही किया जाता है और बिना प्लानिंग का हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि पहला स्टेप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रबंध है मैनेजमेंट इन इंडिया इज, है ना। तो बाबू इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा ए, यानी कि आवश्यक। तो बाबू भारत क्या किसी भी देश के लिए मैनेजमेंट क्या है, आवश्यक है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका कार्य उसका उद्देश्य पूरा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा सी, यानी कि F.W. टेलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम। क्यों? क्योंकि पहले के अनुसार जो पहले जो हुआ करते थे, सारे काम जो हुआ करते थे वो मजदूर जो कि हाथों से किया करते थे, इसीलिए प्रोडक्शन भी कम होता था, इसीलिए मजदूरी भी कम दिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए मजदूरी भी ज्यादा दिए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन है आपका पहले के अनुसार पूछा हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि न्यूनतम यानी मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है संगठन का भाग यानी कि पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, नंबर सी प्रबंध का कार्य फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और डी यह सभी यानी ऑल ऑफ दिस। तो बाबू नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग के ये सारे ऑप्शन होंगे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म। तो ऑप्शन आपका जो होगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। क्योंकि बाबू ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो है प्रयोगशाला में, यानी कि इन अ लेबोरेटरी। तो अब ये कोई केमिस्ट्री ये का चीज नहीं है जो कि लेबोरेटरी में जा करके कोई केमिकल डाल करके उसका फॉर्मूला बनाया जाए। और ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्राहकों के अनुभव द्वारा। और ग्राहकों के अनुभव से यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत का कोई लेना देना ही नहीं होता है, इसीलिए प्रबंध जो अनुभव करते हैं, जो एक्सपीरियंस वो करते हैं,
उसी को सिद्धांत के रूप में रचना करते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है 11 कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? When was scientific management introduced? तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ डॉट डॉट होना अति आवश्यक है। कहने के मतलब है बाबू, ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि हम अगर किसी भी चीजों के लिए किसी को अधिकार का हस्तांतरण करते हैं, यानी कि राइट उसे देते हैं, कोई अधिकार उसे देते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑथोरिटी, यानी कि सही जवाब है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है प्रबंध का सार है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो बाबू इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है नियोजन होता है, प्लानिंग इज नंबर ए भूतकाल के लिए फॉर पास्ट, नंबर बी भविष्य के लिए फॉर फ्यूचर, सी वर्तमान के लिए, या ऑप्शन डी सभी के लिए। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी भविष्य के लिए, यानी फॉर फ्यूचर के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लानिंग ना कि हम लोग बीते हुए कल के लिए करते हैं, बल्कि प्लानिंग हम लोग जो आने वाले कल के लिए करते हैं। और कल क्या होता है? कल अनिश्चित होता है, अज्ञात होता है। कल क्या होने वाला है ये कोई जानता नहीं है, इसीलिए सही आंसर होगा बी, यानी भविष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं, ये चलिए इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज ए खर्चीली यानी एक्सपेंसिव, बी समय लेने वाली टाइम कंज्यूमिंग, सी लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल, डी कठोर यानी कि रिजिड। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि फ्लेक्सिबल, यानी कि लोचपूर्ण। क्यों? क्योंकि बाबू समय और परिस्थितियों के अनुसार प्लानिंग में भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में कोई भी जो एक प्लानिंग किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कार्य उसी प्लानिंग के अनुसार हो। समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते हैं, बिजनेस भी में बदलाव होते हैं, इसीलिए प्लानिंग भी क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है केंद्रीयकरण का तात्पर्य होता है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। तो अब केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारे शक्तियों को एक जगह होना, यानी कि जो बिजनेस के, जो व्यवसाय के जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, वो अपने सारी शक्तियों को, यानी डिसीजन लेने का, निर्देश देने का, कोई भी निर्णय लेने का सारी शक्ति किसके पास रखते हैं? अपने पास रखते हैं, ताकि वो सुरक्षित पूर्वक किसी भी डिसीजन को ले सके। इसीलिए इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ए, यानी कि निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? हेनरी फ्योल का जन्म हुआ है। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन। तो बाबू वो फ्रांस में जन्म हुए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
नियोजन में शामिल है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स। तो अब ऑप्शन है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है भ्रार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन। ऑप्शन है अधिकार का, बी उत्तरदायित्व का, सी जवाबदेही का और डी उपरोक्त सभी का। तो बाबू डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी शक्तियों का हस्तांतरण करना, यानी अपने शक्तियों को अपने अधीनस्थों के बीच में बांट देना, अपने अधिकार को बांटना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी ऑर्थो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन है नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। ऑप्शन है ए नियोजन करना, टू प्लान, बी नियंत्रण करना, टू कंट्रोल, सी निर्देशित करना, टू डायरेक्शन, डी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि कार्य पर लगाना। क्योंकि बाबू हम जब भी किसी एम्प्लॉय को या कर्मचारी को जब हम उसे भर्ती करते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए उसे भर्ती करते हैं, इसीलिए होगा करेक्ट आंसर डी, यानी कार्य पर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर है 75%, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि डॉट 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 संगठन स्वतः निर्मित होता है। इंग्लिश में है बाबू क्वेश्चन डॉट डॉट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर है अनौपचारिक संगठन, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है। सोपान श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण मतलब फॉलो, है ना। बोलता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। तो ऑप्शन है बाबू कार्यात्मक संगठन, यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बी प्रभाग्य संगठन, डिविजनल स्ट्रक्चर, सी अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, या डी अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अभी कुछ देर पहले भी हम लोगों ने ये चर्चा किया है बाबू, यानी अपनी शक्तियों का हस्तांतरण करना। तो जब बाबू जब शक्ति का हस्तांतरण करते हैं तो ऑप्शन ए जवाबदेही बिल्कुल होगा। जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो उस कार्य के प्रति जवाब भी उसी को ही देना होता है। बी अधिकार, तो जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो उसे कार्य करने का अधिकार भी हम देते हैं। और सी उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब हम किसी को अधिकार देते हैं, काम सौंपते हैं, अधिकार देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है, जवाब देने का उत्तरदायित्व भी बनता है। तो यानी कि ये तीनों आंसर आपके डिसेंट्रलाइजेशन में होते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, मतलब किस कार्य के लिए हम किसी को अधिकार नहीं दे
सकते हैं। इंग्लिश में है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। तो बाबू जब हम किसी को अधिकार सौंपते हैं तो दैनिक कार्य को करने का अधिकार दे सकते हैं। नंबर सी, साधारण कार्य को भी करने के लिए दे सकते हैं। डी, सरल कार्य करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बी यानी कि गोपनीय कार्य यानी सीक्रेट कार्य को करने के लिए ये हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते। जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेट बातें हो, गोपनीय बातें हो, वो हम किसी को अधिकार दे नहीं सकते। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी गोपनीयता। क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है नीति निर्धारण कार्य, पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज द वर्क ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ है उच्च स्तरीय प्रबंध का हाई लेवल मैनेजर, बी मध्य स्तरीय प्रबंध का मिडिल लेवल मैनेजर, सी निम्न स्तरीय प्रबंध का लोअर लेवल मैनेजमेंट, या उपरोक्त सभी का यानी ऑल ऑफ दिस। तो बाबू कहने की मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होते हैं, क्या करना है, बिजनेस से संबंधित जो भी नीतियां बनानी होती है वो बनाए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी उच्च स्तरीय प्रबंधन। बाबू क्वेश्चन नंबर 28, संगठन के जीवन में भर्ती होता है, मतलब रिक्रूटमेंट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन। मतलब कंपनी में जब भी बाबू चलता है तो क्या एम्प्लॉयज की भर्ती जो होता है, ऑप्शन दिया ए, क्या एक बार, बी 2 बार, ट्वाइस, सी वार्षिक ईयरली, निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस। तो बाबू जाहिर सी बात है कि किसी बिजनेस में एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी यानी कंटिन्यूअसली यानी कि निरंतर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, प्रभावी नियंत्रण में सहायक। क्योंकि बाबू हम लोग जो प्लानिंग के द्वारा हम अपने मैनेजमेंट, हम अपने कंट्रोल को और भी बेहतर बना सकते हैं और भी कुशल तरीके से उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व। ऑप्शन है नंबर ए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, बी स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, सी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, या डी ये सभी। तो बाबू कर्मचारियों के विकास में ये सारे सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है प्रभावी भरार्पण के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। यानी कि अगर हम किसी को अधिकार सौंप रहे हैं यानी कि अपने डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो बाबू आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए है संपर्क की सुविधा। सही बात है। अगर हम किसी को अधिकार सौंपते किसी कार्य को करने के लिए देते हैं तो उससे हमेशा संपर्क में रहना चाहिए कि क्या कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है। नंबर बी सहयोग तथा समन्वय का वातावरण। तो बाबू डिसेंट्रलाइजेशन में हमेशा नियोक्ता और अपने कर्मचारियों से हमेशा अच्छे समन्वय होना चाहिए, अच्छे तालमेल होना चाहिए, तो ये भी सही होना चाहिए। नंबर सी है आपका अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण। तो बाबू अगर हम किसी को कार्य करने के लिए
कोई क्षेत्र देते हैं तो उसका कार्य क्षेत्र का भी स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि आपका क्या कार्य क्षेत्र है। तो बाबू यहाँ पर इसका आंसर सभी होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन क्या कहता, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो अब मानव संसाधन में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए भर्ती। तो सही बात है भाई, भर्ती हम अपने बिजनेस में जो करते हैं, अपने फर्म में करते हैं, अपने कंपनी में करते हैं, वो किसी मानव को ही करते हैं, है ना कि किसी जानवर को पकड़ करके लाते हैं। बी चयन, सिलेक्शन भी जो हम लोग करते हैं वो काम करने के लिए किसी मानव को ही लाते हैं, ना कि किसी पक्षी या किसी जानवर को पकड़ करके लाते हैं। और सी है प्रशिक्षण, तो भाई ट्रेनिंग भी काम करने का उसी को देंगे। तो यानी कि इसका आंसर जो सारे के सारे सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 33। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, मतलब बोलता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है सार्वभौमिक। तो अब ये तो बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत जो है वो सभी जगह देखने को मिलता है। प्रबंध सभी जगह, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो गैर व्यापारिक हो, सभी जगह प्रबंध देखने को मिलते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए सही होगा बी। लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबल यानी लोचशील होना चाहिए। हमें प्रबंध को समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध के तौर तरीकों में भी बदलाव लाना चाहिए। और डी है व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल। तो कहने की मतलब है वो व्यवहारिक होना चाहिए। हमें अपने प्रबंध को अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे समन्वय रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए। इसीलिए बाबू ए बी और डी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। तो नहीं होना चाहिए तो वो है बाबू सी यानी कि संपूर्ण। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 है प्रशिक्षण की विधियां हैं, यानी मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, मतलब हम अपने एम्प्लॉय को कितने तौर तरीके से हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, कितने तौर तरीके से उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ऑप्शन है ए कार्य बदलती प्रशिक्षण, मतलब कार्य को बदल बदल करके प्रशिक्षण देना, अलग अलग कार्यों में लगा करके ट्रेनिंग देना। बी कार्य पर प्रशिक्षण, मतलब कार्य कर रहा हो और उस पर उसका ट्रेनिंग। सी प्रशिक्षता प्रशिक्षण यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो बाबू इसका सही सभी के सभी सही जवाब है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यानी बाबू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर स्थानांतरण को ... कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज टू अ पोजीशन इन विच ऑथोरिटीज आर इंक्रीज्ड इज कॉल्ड ... तो अब इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है ए पदोन्नति, बी अवन्नति यानी डिमोशन, सी निर्देशन यानी डायरेक्शन, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ए यानी कि पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। तो बाबू जब भी किसी एम्प्लॉय को हम लोग लो पोस्ट से अपर पोस्ट की ओर यानी हायर पोस्ट की ओर जब उसे अधिकारों का हस्तांतरण ज्यादा किया जाता है, अधिकार उसे ज्यादा दिया जाता है, तो उसे पदोन्नति यानी प्रमोशन कहा जाता है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए यानी प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है क्वेश्चन, नियुक्तिकरण ... का उत्तर दायित्व है।
स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। ऑप्शन है निम्न स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध या सभी। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी सभी लेवल के मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विकास का उद्देश्य है। विकास यानी डेवलपमेंट। तो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि सभी। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है योग्यता में वृद्धि। बाबू विकास में वृद्धि का मतलब होता है कि कर्मचारियों के कार्य कुशलता में वृद्धि होना, उसके कार्यशैली में और निखार आना, उसके कार्यशैली में और विकास होना। तो ये भी ऑप्शन सही है। बी, श्रेष्ठ निष्पादन यानी कि बेटर परफॉर्मेंस। तो अब जितने कर्मचारियों में विकास होगा वो अपने कार्य को उतने ही बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, वो अपने कार्य को उतने ही अच्छे तरीके से वो संपन्न कर पाएगा। और नंबर सी है पदोन्नति के अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। तो इसका मतलब है हुआ बाबू कि जो कर्मचारी जितना मेहनत करके अपने आप में विकास करता है उसका प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी क्या होता है, उतना ही बढ़ जाता है, यानी कि पदोन्नति के अवसर उतना ही बढ़ जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब सभी है। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि सभी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 है कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल देयर आर ... स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा 7, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा होता है? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। यानी जो प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग जो करते हैं, प्लानिंग का आखिरी कदम यानी लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये कह रहा हूं। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ ए, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, बी, उद्देश्य को निर्धारित करना, सी, कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना, या डी, अनुसरण यानी फॉलो अप। कहने के मतलब है वो कि प्लानिंग करने के पहले तो हम लोग उद्देश्य निर्धारित कर ही लेते हैं। प्लानिंग करने के किसी कार्य को करने के पहले वैकल्पिक तरीकों का भी मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से करना चाहिए, और सिर्फ कार्य करने के श्रेष्ठ तरीके को भी हम लोग विधि को भी पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। और ये सारे होने के बाद ही हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि जो प्लानिंग किए हैं अब उसी प्लानिंग उसी नियोजन के अनुसार हमें चलना है, यानी उसी के ही बताए रास्ते पर चलना है, यानी कि हो गया लास्ट ऑप्शन डी, यानी प्लानिंग का अनुसरण करना। इसी के साथ बच्चों मैं आज बीएसटी का मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके।